श्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि क्योंकि मुस्लिम्स को अपीस करने के लिए उन्होंने इस वंदे मातरम से छेड़छाड़ की, इसका विभाजन कर दिया, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त मंच पर मौजूद है। बहुत स्वागत सुधांशु जी आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विपक्ष पर वार करते हैं, लेकिन विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और सरकार से पूछता है, प्रधानमंत्री मोदी से पूछते हैं। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हम तो वंदे मातरम को जीते हैं, हम वंदे मातरम गाते हैं। शायद सरकार को तो वंदे मातरम याद भी नहीं होगा। देखिए, पहली बात मैं कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही वो बहुत गहरी और गंभीर बात है कि वंदे मातरम पूरे भारत की राष्ट्रीय चेतना का एक समवेत स्वर बनकर उभरा था। उन्होंने अपनी स्पीच में कोट भी किया कि 1905 में महात्मा गांधी लिखते हैं कि ये एक प्रकार से भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेशनल एंथम जैसा बन गया है। और यदि आप भारत के या देश के जो मूल प्रेरणा स्रोत हैं उनके साथ समझौता करते हैं तो वो समझौता किस सीमा तक जाता है कि 1937 में वंदे मातरम के टुकड़े किए और 47 में देश के टुकड़े हो गए। अब जहां तक अखिलेश जी की बात है तो मैं ये भी बात आना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि ये वंदे मातरम का जो भाव है ना, ये भाव वो है जो हजारों साल से भारत का भाव है। उन्होंने कहा ये भाव वही है जो भगवान राम जाकर कहते हैं, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी मेरी जननी या भूमि मेरी मां के समान है और स्वर्ग से भी महान है। और ये वही भाव है जो वेदों में पृथ्वी सूक्त में माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या में आता है। अखिलेश जी क्या बोलते हैं? अखिलेश जी को शायद जानकारी नहीं है। उनके तो एक नेता जो बड़े अजीमुल आजम नेता हैं, उन पे तो ये आरोप था कि 1990 में उन्होंने भारत माता को डायन कहा और 2015 में उसको रीट्रेट किया उन्होंने। अब आप बताइए, इस ढंग के लोग आकर बोलते हैं तो या तो अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता, या अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का वक्तव्य नहीं पता, या आप सदन पे पटल पे खड़े होकर जनता को भ्रम उत्पन्न करने का जो ये प्रयास है, मुझे लगता है आज की डेट में जनता बहुत समझदार है और इसको भली भांति समझती है। नहीं, वो तो इससे एक लाइन और आगे बढ़कर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी नहीं बल्कि दरारवादी पार्टी है। जो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, बताइए साहब, जो ये कहे कि इस देश में एक समुदाय के लिए अलग विधान होना चाहिए, जो ये कहे कि इस देश में एक समुदाय के लिए अलग विवाह की व्यवस्था होनी चाहिए, जमीन की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था अलग होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 2007 में लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी की जिला अदालतों में बम धमाके करने वाले आतंकवादियों से केस विड्रॉ करने का प्रयास किया था। वो तो हाई कोर्ट की फटकार पड़ी, इसलिए वो विड्रॉ नहीं कर पाए और बाद में सबको सजा हुई और कईयों की मौत की सजा हुई। तो अब समझ में आता है कि कौन दरारवादी पार्टी है। मुलायम सिंह जी के पिताश्री वो तो ये बोल चुके थे कि सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है जो बाकायदा बाद में कोर्ट के निर्णय के बाद बैंड ऑर्गेनाइजेशन हुआ। दरारवादी वाली बात तो ये कहते हैं समाजवादी पार्टी तो वो है। मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मैंने तो अयोध्या में 16 हिंदू मरवा दिए थे, ये नहीं कहा पुलिस फायरिंग में मर गए थे, मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों से कौन सी समानता दिखाई पड़ती है। इसीलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं, अखिलेश जी से, कि आज की जनता बहुत समझदार है। जेन जी एक एक चीज़ को चेक कर लेती है जाकर और उसे समझ में आता कौन राष्ट्रवाद के साथ खड़ा हुआ है और कौन खतरनाक तुष्टीकरण के साथ खड़ा है। आज कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी, सुधांशु जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात रखी तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से विपक्ष की ओर से पहले वक्ता गौरव गोगोई थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण के दरअसल 2 मकसद थे। पहला ये कि उनकी बातों से ये लगा कि उनके राजनीतिक पूर्वज ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, और दूसरा ये कि एक चर्चा को राजनीतिक रंग देने का। जब जब मोदी किसी विषय पर बोलते हैं वो नेहरू का नाम बार बार लेते हैं, लेकिन वो नेहरू के समृद्ध इतिहास को कभी भी दागदार नहीं कर पाएंगे। हाँ, गौरव गोगोई जी ने आज एक बहुत बेहतरीन तथ्य कह दिया और उससे कांग्रेस पूरी तरह एक्सपोज हो गई। उन्होंने आज अपने वक्तव्य में कहा कि 24 जनवरी 1950 को मुस्लिम लीग की मांग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में निरस्त कर दी गई। यानी आज तक तो कांग्रेस कहती थी कि ये जो आज की मुस्लिम लीग है ये तो वो वाली मुस्लिम लीग है ही नहीं जो जिन्ना की है। तो अगर 15 अगस्त 47 को देश विभाजित हो गया था, 24 जनवरी 1950 को कौन सी मुस्लिम लीग थी?
यही मुस्लिम लीग थी ना, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसके साथ आज कांग्रेस का गठबंधन है। और यह भी मैं दर्शकों को बता दूं, ये झूठ बोला जाता है सरासर कि ये मुस्लिम लीग वो नहीं है। इसके जो संस्थापक थे मोहम्मद इस्माइल और पीके पोकर साहब बहादुर, ये दोनों जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रोविंस के अध्यक्ष थे। जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था, इनको कायदे मिल्लत कहा जाता था। और मद्रास प्रेसिडेंसी की, जिसमें आज का लगभग 2/3 से अधिक दक्षिण भारत आता है, 30 सीटें जो मुस्लिम्स के रिजर्व थी, 30 की 30 मुस्लिम लीग ने जीती थी विद 95% ऑफ वोट। और दक्षिण भारत से तो कोई भी मुस्लिम नहीं गया पाकिस्तान। इसलिए आज गौरव गोगोई जी ने बिल्कुल एक्सपोज कर दिया अपने को कि वो उसी मुस्लिम लीग के साथ खड़े हुए हैं। पहले तो केवल राजनीतिक दृष्टि से खड़े थे, वैचारिक दृष्टि से भी खड़े। अब जहां तक वो नेहरू वाली बात कहने का प्रयास करते हैं, तो ये भी हम बताना चाहते हैं, हाँ, नेहरू जी ने इतने महान कार्य किए हैं कि क्या कहें। एक लाइन में अगर कहें, उनकी विदेश नीति नेहरू जी की थी कि आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का हवा ऊंचा भाल गया। अब ये बात कहते हैं कि साहब वो किसके पूर्वज क्या थे, तो मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, भारतीय जनसंघ 1952 में बना। अब उससे पहले कौन था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारे तमाम नेता निकले, 1925 से बना। मान लिया हमारे पूर्वज थे। ये कांग्रेस का पूर्वज कौन था? 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसने की? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। इनके पहले जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, वो लंदन में जाके रहे, वहीं की नागरिकता ग्रहण कर ली, वहीं उनकी डेथ हुई, और शायद उन्होंने क्रिश्चियन धर्म भी स्वीकार कर लिया था। और अपने पूर्वजों के बारे में कांग्रेस को कान खोल के सुनना चाहिए। वो 1885 से 1910 तक अनेक ब्रिटिश सेक्रेटरी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। विलियम वेडनबर्न, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब, यहां तक कि 1910 का वर्ष, जिस साल वीर सावरकर को 2 जन्मों के कारावास की सजा दी गई है, उस साल कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वेडनबर्न ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। तो भाई आपके पूर्वज तो अंग्रेज थे। और आज भी विदेशी चीजों से ही ज्यादा लगाव और वो दिखाई पड़ता है। और लास्ट में जो नेहरू जी की बात कहने का बात करते हैं, नाम लेने की बात, तो भाई नेहरू से पिंड तो छुड़ा कांग्रेस नहीं पाई है आज तक। बताइए, 1929 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और 2025 में आज भी कमांड उसी के हाथ में है। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी है। अब ये बताइए, आप नेहरू से पिंड छुड़ा नहीं पा रहे हैं, नेहरू के परिवार का पूरा वो कर रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जवाब न दिया जाए। और दूसरी बात, उन्होंने गौरव गोगोई ने एक और बात कही, इतनी बार कांग्रेस का नाम लिया। अरे नहीं, मैं गिनती लेके आपको बता देती हूँ। 50 बार लिया उन्होंने कहा कि 50 बार कांग्रेस का नाम लिया, 14 बार नेहरू का नाम लिया, लेकिन पीएम कितनी भी कोशिश कर ले, नेहरू के योगदान पर एक भी काला दाग नहीं लगा पाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों के जरिए इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, रीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री ने नेहरू जी का 7 बार नाम लिया। देखिए कितनी उन्होंने मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि 50 बार कांग्रेस का नाम लिया। अब कांग्रेस सिर्फ नाम की रह गई है, और उसके बाद उन्हें लगता है कि अब यह नाम भी नहीं लिया जाना चाहिए। इसका मतलब अब कांग्रेस मान रही है कि वो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में नहीं है, तभी तो वो कह सकते हैं कि नाम नहीं लिया जाना चाहिए। और 50 बार लिया। जब प्रधानमंत्री जी आए तो 50 सीटें नहीं पा पाए थे, और दूसरी बार में भी 52 पे अटक गए थे। अब जहां तक उन्होंने इतिहास की बात कही, तो ये बिल्कुल सच है। इस देश का इतिहास लुटेरों ने लिखा। हम दुनिया के इकलौते देश हैं जिसने अपने लिखे इतिहास को ऑथेंटिक नहीं माना, विदेशियों के लिखे इतिहास को ऑथेंटिक माना। और विदेशियों में भी किनको, जिन्होंने हमारे बारे में अच्छा लिख दिया। मेगस्थनीज ने अच्छा लिखा हुआ है, मार्को पोलो ने अच्छा लिखा हुआ है, बहुत सारी बातें इब्न बतूता ने अच्छा लिखी, वेनसोंग, फाहियान, इत सिंह अच्छी लिखी। वो नहीं, लुटेरों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक माना। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपॉल ने एक किताब लिखी, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन, उसमें उन्होंने ये बात लिखी हुई है। तो इसलिए जो गुलामी की मानसिकता, मैकॉले का लिखा हुआ इतिहास, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना, आईएनसी अब एमएमसी हो गई है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बदल गई है। तो ये मुस्लिम लीग, मार्क्स और मैकाले का जो दिमाग में वायरस घुसा हुआ है, उसको जरूरी है इस 21वीं सदी में, अमृत काल में, उससे बाहर निकलने के लिए। तो इतिहास का सत्य सामने लाने की जरूरत है, ना कि इतिहास का वो भ्रम जो झूठ हमें पढ़ाया गया। लेकिन सुधांशु जी, आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब जैसे मैं एक बात और कह दूं, अच्छा ठीक। जो लोग नेहरू जी के लिए बहुत कहते हैं कि नेहरू जी ने वो बड़ा किया, तो मैं पूछना चाहता हूं
15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, तो ये नेहरू जी ने आजादी का कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट किया कि 30 जून 48 तक वाइसरॉय ये रहे, माउंटबेटन रहे। और भारत का सेना अध्यक्ष कब तक रहा? 1949 तक जनरल फ्रांसिस राय बूचर। ये नेहरू कौन सी आजादी कर रहे थे? भारत का एयरफोर्स का चीफ गेराल्ड गिब्स 1954 तक, भारत का नेवल चीफ 1958 तक स्टीफन कार्लाइल। तो यही पूछना चाहते हैं ना, ये इतिहास है असली। और इतिहास ये है कि जब हम आजाद हुए 1947, चाइना के पास एयरफोर्स तक नहीं थी। चाइना की एयरफोर्स 1949 में बनी है, हमारी 1932 से थी एयरफोर्स। उसके बाद की लड़ाई हार गए। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर इतिहास की परतें उठाई जाएंगी तो नेहरू जी के अध्याय इतने शर्मनाक करने वाले हैं, और क्या क्या हैं वो सारी बातें आज जो मीडिया ओपन सब उभर के सामने आ रही हैं। मैं मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की बात करने जा रही थी। सुधांशु जी, चर्चा यहाँ सदन में चल रही थी, एक बयान आज पश्चिम बंगाल से भी आया। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने भाजपा के कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना है कि वे नेताजी को पसंद नहीं करते। आप नेताजी, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय को पसंद नहीं करते हैं, तो आप किसे पसंद करते हैं? नेताजी को न पसंद करने वाले जो लोग थे, ओरिजिनल कांग्रेस में ममता बनर्जी थी और आज तृणमूल कांग्रेसी नाम रखा हुआ है। क्या यह सत्य नहीं है कि 1939 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि पट्टाभी रमैया, जो कि इनके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे, आंतरिक चुनाव सुभाष चंद्र बोस जी के विरुद्ध, पट्टाभी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, और इसके बावजूद पट्टाभी रमैया हार गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए। इससे बहुत साफ होता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में उस समय, हो सकता मेरे कांग्रेसी मित्रों को बुरा लगे, वो गांधी जी से ज्यादा लोकप्रिय थे। और दूसरी बात, ममता जी से पूछना चाहता हूं कि यहां पर इसी इंडिया गेट पे 1968 तक किंग जॉर्ज की मूर्ति लगी रही। आप तो उसी पार्टी में थी, काहे नहीं कुछ बोली उस जमाने में? और आज अगर वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लगाई है। और सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत की पहली एक्साइल गवर्नमेंट 1943 में बनाई। मैं चैलेंज करके कहता हूं, जब इस एक्साइल गवर्नमेंट के 75 साल पूरे हुए 2018 में, तो गणतंत्र दिवस की परेड में जो लोग उस समय के जीवित थे सब वहां निकले और उसकी बाकायदा वो जयंती, 75वीं जयंती मनाई गई। चैलेंज करके पूछता हूं, इससे पहले इतनी सरकारें नहीं, किसी ने कभी मनाया? तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं। और जहां तक राजा राम मोहन राय और अन्य लोगों की जो लीगेसी है, तो अगर आज उसके साथ सबसे बड़ा अन्याय कर रही है तो तृणमूल कांग्रेस, जहां से राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों निकले, जहां से जनगण मन और वंदे मातरम दोनों निकला, आज वहां वो लोग खड़े हैं जो कहते हैं मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मेरा मजहबी अकीदा उससे प्रभावित हो जाता है। और तो और स्वतंत्र भारत में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है और उसके बाद ममता जी चुप बैठी हुई हैं। मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो, अनुशीलन समिति का उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने किया था, सूर्य सेन से लेके बाघा जतीन, शचीन्द्रनाथ सान्याल, राज बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस जी की आत्मा को कितना कष्ट होता होगा, वो बंगाल की उस आत्मा कितनी कष्ट हो रही होगी, मुझे लगता है समझा जा सकता है आज। नहीं, लेकिन विपक्ष के अन्य नेताओं को भी, सांसदों को भी जब मैं सुनती हूँ, जैसे फौजिया खान भी हैं, वो ये कह रही हैं कि वंदे मातरम किसी को भी क्या आपत्ति हो सकती है, मैं मुसलमान हूँ, मैं भी वंदे मातरम कहती हूँ। और जैसे अपनी माँ के सामने हम शीश झुकाते हैं, वैसे अगर हम अपने देश के लिए भी ऐसा कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। वो ये कहती हैं कि वंदे मातरम के मौजूदा स्वरूप से कोई आपत्ति नहीं। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, जो मौजूदा स्वरूप की ही बात कहते हैं, वंदे मातरम जो काट के बात कहते हैं, वो जो दूसरा स्वरूप है वो भारत की वास्तविक शक्ति वो दिखाता है। जब आप कहते हैं ना कि बहुते तुमी माँ शक्ति, हृदय तुमी माँ भक्ति, फिर वो कहते हैं तुमी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, और अंतिम वाले छंद में कहते हैं तुमी दुर्गा दश प्रहर धारणी, कमला कमल दल विहारिणी। इसी पे तो आपत्ति है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ, भारत माता का स्वरूप जब आप माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और मंदिर में बैठी उस प्रतिमा से जोड़ते हैं तो देश कैसे एक होता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जिस क्षण आप दुर्गा जी के उस स्वरूप से तुम दुर्गा दश प्रहर धारणी के साथ अपना मन जोड़ते हैं तो तुरंत आपके मन की भावनाएं त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी से लेके असम की कामाख्या देवी से लेके, कलकत्ता की काली माता से लेके, मुंबई की मुंबा देवी से लेके, विंध्याचल की विंध्यवासिनी से लेके, मैहर की मैहर माता से लेके, दक्षिण में कन्याकुमारी से लेके, उत्तर में कश्मीर में वैष्णो देवी तक जुड़ जाती हैं। और इतना ही नहीं मीनाक्षी जी,
उसी के साथ वो भावना ढाका की ढाकेश्वरी और बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी जाकर जुड़ जाती है। इसलिए देश एक होता है, इसलिए वो जो पोर्शन काट दिया गया वो भारत की चेतना का प्रतीक था। कोई राजनीतिक क्षेत्र कहीं भी चला गया वो भारत की चेतना को काट नहीं सकता था, मगर अफसोस भारत की चेतना काटी गई और 10 साल के अंदर भारत का भूगोल कट गया। नहीं, लेकिन जो बात गौरव गोगोई कह रहे हैं, आप कांग्रेस के जितने भी प्रयास हैं उन्हें सिरे से नकार देते हैं। उन्होंने कहा कि 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ उसी साल बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और वहां सरलादीप चौधरी ने वंदे मातरम गीत को पेश किया। उन्होंने बेहद अहम संशोधन किया। बंकिम चंद्र ने इसे बंगाल के संदर्भ में लिखा था, 7 करोड़ आबादी के लिए लिखा था, लेकिन सरला चौधरी ने उसे बदलाव करके उसे 30 करोड़ की आबादी के लिए तैयार कर दिया। देश भर में उसे तवज्जो दिलाई। कांग्रेस को झूठ नहीं बोलना चाहिए। 1929 तक कांग्रेस का लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं था। 1905 की वो बात कर रहे हैं। 1905 में जब तिलक ने पूर्ण स्वराज की बात कही तो तिलक को क्या गया, भारतीय असंतोष का जनक। जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में लाने का प्रयास किया, कांग्रेस ने खारिज कर दिया। कांग्रेस ने खुद रावी के तट पर लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। यानी इंडिपेंडेंस की लड़ाई 1930 में शुरू की। उससे पहले तो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रियायतें पाने की लड़ाई थी। और शायद लोगों को नहीं पता हो कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है जबकि गणतंत्र का हमारा संविधान लिखकर तो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था। इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का संकल्प 26 जनवरी 1930 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में लिया था। इसकी याद में वो 26 जनवरी बनाया गया। तो कांग्रेस अपने मुंह से कह रही है कि भाई उससे पहले तो हमारी लड़ाई नहीं थी पूर्ण स्वराज्य की। और दुख की बात यह है कि जिस लाहौर के में जाके लिया था वो लाहौर भी आज भारत का हिस्सा नहीं रह गया, जबकि उसमें 75% हिंदू और सिख थे। आप बार बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस को जोड़ देते हैं। कांग्रेस पार्टी ये कहती है, आज गौरव गोगोई ने कहा कि मुस्लिम लीग में वंदे मातरम का विद्रोह था। उनका ये कहना था कि वंदे मातरम का पूर्णतः बहिष्कार होना चाहिए। उन्होंने हिंदू महासभा पर भी आरोप लगाया कि वंदे मातरम की आलोचना हिंदू महासभा ने भी की थी। लेकिन कांग्रेस को हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग से नहीं बल्कि वंदे मातरम के मूल भाव से चल रही थी। हमारे नेता, उन्होंने कहा हमारे नेता थे मौलाना आजाद साहब, जिन्होंने कहा कि हमें वंदे मातरम से कोई आपत्ति नहीं है। ये भी बात बता दूं, हम ये जो बात कह रहे हैं मुस्लिम लीग के साथ हम नहीं जोड़ते हैं। कांग्रेस आज मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में है केरल में, और इस कदर गठबंधन में है कि जब राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ी, कोई जाके चेक कर ले, और ये यहां से घोषणा हुई कि प्रियंका गांधी लड़ेंगी, तो कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल बयान था कि हमें नहीं बताया गया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया कि वो लड़ेंगे, मगर मुस्लिम लीग ने कहा हमें बताया गया। तो हम जोड़ नहीं रहे हैं, वो आप आज तक जुड़े हुए हैं, हमें जोड़ने की जरूरत नहीं। और राहुल गांधी का विदेश में दिया गया बयान याद करिए, उनसे मुस्लिम लीग के संबंधों पूछा गया तो राहुल गांधी जी ने क्या शब्द बोले और किस तेवर में बोले। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट। और बीजेपी इज कम्युनल। ये बताइए केरल में हमास के समर्थन में रैली हुई थी कि नहीं? जिस ढंग से खुल के बातें बोली जाती हैं, मुस्लिम लीग के अनेक नेता बोल चुके हैं। अब ये बताइए, यही मुस्लिम लीग जो भारत की मुस्लिम लीग, इसने 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सेपरेट इलेक्टेड मांगे थे, और सरदार पटेल ने बहुत गुस्से में, ये जाके कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में इंटरनेट पे जाके चेक कर ले, पेज नंबर 270 के आसपास अवेलेबल है, उसमें गुस्से में उन्होंने कहा था, और वो सरदार पटेल का बयान याद करिएगा, और वो उन्होंने 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में भी बोला कि भारत के अधिकांश मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट किया है। मैं नहीं मानता कि एक दिन में दिल बदल गया, मगर अब जो होना था वो हो गया। अब ये मत कहो कि मुझे अलग इलेक्ट्रेट चाहिए, ये मत कहो कि मुझे अलग पहचान चाहिए, ये मत कहो कि मुझे अलग चीजें चाहिए। पश्चिम बंगाल में आप देखें, आप ये कह रहे हैं वंदे मातरम, आप ये कह रहे हैं हमारी संस्कृति, हमारी एकता। आज जिस तरीके का विभाजन दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल में, 6 दिसंबर को कोई बाबरी मस्जिद की नींव डालने के लिए निकल पड़ता है, अगले ही दिन जब सामूहिक गीता पाठ होता है, क्या ये विभाजनकारी परिस्थिति पश्चिम बंगाल में पैदा नहीं हो गई है? यहाँ सामूहिक एकता की बात कहाँ हो रही है? बहुत दुख की बात यह है कि जो लोग राम मंदिर के निर्माण के समय ज्ञानदेव पांडे बन के ये बताते थे कि श्री राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर बनाने की बजाय
वहां पर हॉस्पिटल होना चाहिए, वहां लाइब्रेरी होनी चाहिए, वो स्मारक होनी चाहिए। उनमें से कोई एक नहीं बोल रहा है कि जहां सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद बनाई जा रही वहां पे स्मारक बना दो भाई। कोई ये बोल ही नहीं रहा है कि 39 लाख एकड़ जमीन है अगर वक्फ बोर्ड के पास, उसमें से कितने हॉस्पिटल, कितने यतीम खाने मुस्लिमों के लिए, कितनी यूनिवर्सिटी, क्या बना रहे हो? विभाजन की बात उनको इसमें नजर आती। विभाजन तो बहुत साफ है और ये पश्चिम बंगाल में आज हो रहा नहीं, इतिहास अपने को दोहरा रहा है। यही हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे के दिन 16 अगस्त 1946 को। यही शाहिद हुसैन सोहरावर्दी बंगाल का चीफ मिनिस्टर था और उसके बाकायदा छत्र छाया में दंगे हुए थे। और कुछ कुछ वैसा ही दिखाई पड़ता है मुर्शिदाबाद में जो हुआ था वक्फ बोर्ड के ऊपर, दिखाई पड़ता था। मालदा में लेके 24 परगना के अंदर जो कुछ होता है, जो हमारे वहां नेता प्रतिपक्ष शुभेंद्र अधिकारी जी ने बोला है कि ये बताइए कि आज स्थिति ये हो गई है कि बाबरी मस्जिद के शिलान्यास किया जा रहा है और ममता बनर्जी जी की पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है और सरस्वती माता की यात्रा के लिए हमें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। यह दिखाई पड़ रहा है। और मैं ममता जी को भी बता देना चाहता हूं, गलतफहमी मत रखिए। जिसने कट्टरपंथियों का साथ दिया है वो निपट गया है। ऐसे ही जोगेंद्रनाथ मंडल थे, अनडिवाइडेड बंगाल के नेता थे, दलित समाज से आते थे। उनको भी यही गलतफहमी हो गई थी कि कट्टरपंथी मुस्लिम मेरे साथ रहेंगे, मेरी सत्ता रहेगी, और जाके पाकिस्तान में वहां के पहले लॉ मिनिस्टर बने। और उसके बाद उन्होंने अक्टूबर 1950 में जो रिजिग्नेशन दिया है पाकिस्तान की सरकार से, कोई जाके पढ़ ले, इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो पूरी व्यथा कथा है, 10-11 पेज का है, जिसमें वो ये कहते हैं कि मेरे ही समुदाय के लोगों को, जिनका मैंने वोट दिलवाया मुस्लिम लीग को, उनको चुन चुन कर 2 ही ऑप्शन दिए गए, कट जाओ या कन्वर्ट हो जाओ। तो ममता जी आप देखिए, आप बंगाल को उस मुहाने पे ले जा चुकी हैं। और मैं लास्ट में ये भी कहना चाहूंगा, ममता जी की गलती नहीं है, ममता जी ने शेर की सवारी कर ली है। आज ममता जी चाहें भी तो उनको नियंत्रित नहीं कर सकती हैं। तुष्टीकरण की राजनीति की प्रयोगशाला बन गई है पश्चिम बंगाल। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, विध्वंसक तुष्टीकरण की राजनीति की प्रयोगशाला बन गई है। और मुझे देश के बुद्धिजीवियों पर है, आज तक कोई बाबरी शब्द पे आपत्ति नहीं कर रहा है। और आप देखिए इस देश में कैसा विचित्र स्थिति है। बाबर ने कितने साल इस देश पे राज किया? 1527 में आया, 1530 में मर गया, 2.5 साल। उससे ज्यादा जनता दल ने राज किया है, जनता परिवार ने राज किया इस देश के ऊपर। जिनके नाम, नेताओं के नाम लोगों को नहीं पता होंगे, बाबर का नाम पता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस देश में एक बहुत खतरनाक राजनीति हो रही है। ये वही राजनीति है जो कि इस लालच में आ जाती है कि विदेशी लोगों के साथ मिलकर हमारी सत्ता रहेगी। आपने लालच बोल दिया ना, फिर लालच, इसी पर आज कांग्रेस पार्टी ने आपको घेरा। अभी तो एसआईआर पर पूरी चर्चा होगी, फिर आपसे और फिर विस्तार से एसआईआर पर भी चर्चा होगी, लेकिन नहीं, लालच... आज गौरव गोगोई ने कहा कि सत्ता के लालच में केंद्र सरकार को बंगाल समझ में नहीं आता। आज असम और बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी होने का प्रमाण देना पड़ रहा है, या बांग्लादेशी होने का प्रमाण है क्या उनके पास, ये मांगा जा रहा है। देखिए यहीं पे हम बात कहेंगे ना, बांग्लादेशियों को बांग्ला भाषा की आड़ में छुपाने का प्रयास किया जाता है, वो महान बांग्ला भाषा के साथ असम्मान किया जाता है। ये वही भावना है जो कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू जी ने बोली थी कि मैं जब पाकिस्तान जाता हूं तो मुझे भाषा सेम नजर आती है, क्योंकि पंजाबी इधर के पंजाब में भी बोली जाती, उधर के पंजाब में भी, वो दक्षिण भारत जाता हूं तो दूर नजर आती। आज गौरव गोगोई वही बोल रहे हैं। और उन्हें भी याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश कब बना था, बांग्ला भाषा के नाम पर ही शुरुआत हुई थी। और मैं चैलेंज करके कहता हूं, वो जो इंटीरियर इलाके हैं ना, सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद वाले, उनमें दिखा दें कितनों में अंदर में पढ़ाई मदरसों में बंगला में होती, जरा बता के दिखा दें। उसके बाद मैं समझूं बांग्ला भाषा पे कितना सम्मान है। जितने भी लोग दूसरी भाषाओं पे लड़ाई लड़वाने का प्रयास करते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल स्पष्ट रूप से, ये वो लोग हैं। मैंने जो लालच क्यों बोला, यही लालच सिकंदर के आक्रमण के समय राजा अंभी को आ गया था कि यूनानियों का सपोर्ट मिलकर मेरी सत्ता रहेगी, आखिर वो निपट गया। यही लालच जयचंद को आ गया था, मगर गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को जीतने के बाद उन्हें भी खत्म कर दिया। यही लालच मीर जाफर को आ गया था, अंग्रेजों ने एक बार जीता, उसके बाद उसे भी खत्म कर दिया। और मैं कहूंगा कुछ हद तक यही लालच जोगेंद्रनाथ मंडल जी को आ गया था, और बाद में उनकी पूरी बिरादरी के साथ को नेस्तनाबूद कर दिया। और वो दलित समाज की प्रताड़ना का सबसे भयानक दौरों में से एक है। आज उसी लालच में ये लोग फंसे हुए हैं, और जो इतिहास में 80-90 साल पहले हुआ था उसे दोहरा रहे हैं कि येन केन प्रकार मेरी सत्ता बनी रहे, चाहे मुझे किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज क्यों ना करना पड़े।
एक सवाल जो राहुल गांधी पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। संसद में मैंने सरकार से जाति जनगणना पर सवाल पूछा, उनका जवाब चौंकाने वाला है। ना ठोस रूपरेखा, ना समयबद्ध योजना, ना संसद में चर्चा और ना ही जनता से संवाद। दूसरे राज्यों में सफल जाति जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की कोई इच्छा भी नहीं है। देश के बहुजनों के साथ ये खुला विश्वासघात है जो सरकार कर रही है। गजब की सिखाई है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार कहती मैंने जातिगत सर्वे कराया, उसके बाद खूब जूतम पैजार आपस में होती है। डीके शिवकुमार कहते मैं नहीं जारी होने दूंगा और आखिर में कर्नाटक की सरकार नहीं जारी करती है और कहती है मैं दोबारा करवाने जा रही हूं, यानी पिछली बार में गलती थी। अरे राहुल गांधी जी, अपनी सरकार से पूछ लिया करिए ना, खुद मियां फजीयत दूसरे को नसीहत। हिमाचल में क्यों नहीं करवा रहे हैं जाति जनगणना? जहां आपकी सरकारें करवाइए, क्यों नहीं करवा रहे हैं? और मैं ये भी बताना चाहता हूं, 2021 से पहले एक बयान दिखा दीजिएगा जाति जनगणना का। क्यों? इनका उद्देश्य जातियों के लिए समाधान खोजना नहीं है, जातियों में सामंजस्य स्थापित करके देश की समस्याओं का समाधान खोजना नहीं है, जातियों में वैमनस्य स्थापित करके देश के अंदर घमासान मचाना है। सुधांशु जी, विस्तार से बड़े सारे बिंदुओं पर आपसे चर्चा हुई। बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी के मंच पर आने के लिए, राजधर में हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।